नाउ आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, मार्केटिंग। लास्ट टाइम हमने फाइनेंस के बारे में किया था कि क्रेडिट कैसे मिलता है, पैसा कैसे मिलता है फार्मर को। अब वो किसान जब फसल तैयार होगी उसकी, तो वो कैसे कैसे उसको कहाँ कहाँ बेच सकता है और क्या क्या उसको दिक्कतों का सामना, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और क्या क्या गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं फॉर मार्केटिंग सिस्टम, वो डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है सबसे पहली चीज़ असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब कि सारा के खेतों में से फसल को काट के इकट्ठा करो। असेंबल मतलब इकट्ठा करना, सारी फसल को काट के एक जगह पे इकट्ठा करो, उसको स्टोर करो। कई बार क्या होता है, फसल पक के तैयार हो जाती है लेकिन उसको कुछ टाइम धूप में रखना पड़ता है या कुछ टाइम उसको ऐसी जगह बंद कमरे में रखना पड़ता है ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह पूरी तरह पक जाए, तो स्टोर करना पड़ता है। क्योंकि जब तक मार्केट से सही रेट नहीं मिलेगा आप बेचोगे नहीं, तो एक स्टोरेज की जगह आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है तो आपको इमीडिएटली फसल काट के अगले दिन या 2 दिन बाद बेचनी पड़ेगी, वरना वो ख़राब हो जाएगी। फिर आता जी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब उसको अगर आपने कुछ मॉडिफाई करना है, मान लो आपने फसल तो काट ली लेकिन उसमें से बीज अलग करना है या उसमें से अगर कांटे हैं तो वो अलग करने हैं या कुछ भी ऐसी चीज़, उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, मिट्टी है तो वो अलग करनी है, तो कुछ भी ऐसी प्रोसेस करना पड़ता है। कई बार मशीनरी से प्रोसेसिंग होती है, जैसे कॉफ़ी निकलती है, कॉफ़ी की फसल से जो कैफ़ेन के पौधे से जब कॉफ़ी का बीज निकलता है तो उसमें से प्रोसेस करा जाता है उसको, तब जाके वो मार्केट में जाती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कैसे टेम्पो, ट्रक, बैलगाड़ी वगैरह वगैरह से आप पहुंचाओगे मंडी तक या शॉप्स तक। उसको पैक करना, ये भी मार्केटिंग के अंदर आता है, क्योंकि जब तक आप पैकिंग नहीं करोगे तब तक वो बिकेगी नहीं। ग्रेडिंग, अलग अलग क्वालिटी की फसल को अलग अलग जगह पे ग्रेड करना कि हाँ भी सबसे बेस्ट क्वालिटी की है। एक किसान के पास अलग अलग खेत में या एक ही खेत के अंदर अलग अलग क्वालिटी की फसल होती है, डिपेंडिंग ऑन फर्टाइल कंडीशंस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह। तो जिस क्वालिटी की है उसका ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे ग्रेड्स देना, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कुछ उसकी क्वालिटी को अलग अलग करना, सॉर्टिंग करना, ताकि मार्केट में अच्छी, अगर सारा आप ग्रेडिंग नहीं करोगे, सारी फसल एक ही साथ बेच दोगे, अच्छी क्वालिटी की भी और लो क्वालिटी की मिक्स कर दोगे, तो वो लो क्वालिटी की वजह से अच्छी क्वालिटी का भी रेट कम ही मिलेगा आपको, लो वाला ही मिलेगा। क्योंकि शॉपकीपर या मंडी वाला जो बंदा है, ट्रेडर है या एजेंट है, वो तो यही बोलेगा ना कि यार इसमें तो लो क्वालिटी के फसल भी है तो मैं तो उसका कम रेट दूंगा। लेकिन अगर आपने उसकी सॉर्टिंग कर ली, उसको अलग अलग कर लिया, प्रोसेस कर दिया, उसको पैकेज कर दिया और ग्रेडिंग की, हाँ भी ये अच्छी क्वालिटी की है, ये लो क्वालिटी की है, मीडियम क्वालिटी की, तो आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छा रेट ही मिलेगा, इसमें आपका फ़ायदा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, जगह जगह शॉप्स पे, मंडीज़ में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में पहुंचाना माल, उसे बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। एग्रीकल्चर कमोडिटीज सिर्फ फसल, गेहूँ, चावल इत्यादि चीज़ें नहीं आती, कॉटन आता है, जूट आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमको एग्रीकल्चर कमोडिटी से मिलती हैं। आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या क्या फेस होती है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। जो बड़े बड़े दुकानदार या मंडी में लोग बैठे हैं, वो क्या करते हैं, सही रेट नहीं देते। क्योंकि जब किसान की फसल उग गई, क्योंकि वो एक सीज़न होता है, मान लो कि अभी जैसे पराली लोगों ने जलाई है, क्यों जलाई, क्योंकि अभी पिछले महीने सीज़न था, फसल बेची गई है, अब नया बीज बोना है। तो पिछले महीने का सीज़न था, सितंबर का महीना था, उनको पता था कि फसल बिकने का टाइम है, तो ट्रेडर्स ऑटोमेटिकली मिलजुल के ना मार्केट में रेट गिरा देते हैं। वो रेट गिराने से क्या होता है कि जब फसल, उनको पता है कि सितंबर में पूरे साल की फसल तैयार होगी, तो मार्केट पता है कि सितंबर में रेट गिरने, सितंबर में सब फसल तैयार होगी, वो पहले से ही उनको पता है कि सितंबर में सब लोग बेचने के लिए आएंगे, पहले से रेट गिरा देते हैं। तो किसान को अपनी फसल का सही रेट नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात आती है फॉल्टी वेइंग। फॉल्टी वेइंग मतलब वो अपने जो उसके जो वेइंग मशीन होती है, तराजू जो होते हैं, उसमें हेरा फेरी कर लेते हैं, तो 1 किलो को आधा किलो दिखा देते हैं, तो आधा किलो के पैसे वो किसान को दे देते हैं। या 1 किलो को 800 ग्राम दिखा देंगे या 10 किलो को 8 किलो दिखा देंगे, तो किसान को 10 किलो के बदले 8 किलो के पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे नुकसान होता है। कुछ अकाउंट में घोल मोल कर देते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कई लोगों ने एडवांस ले रखा होता है ट्रेडर से, तो उसमें ब्याज ज़्यादा दिखा देते हैं वो, या कुछ ना कुछ उसमें हेरा फेरी कर देते हैं, तो फार्मर को दबा दे। फार्मर गरीब किसान होता है, अनपढ़ होता है, वो ज़्यादा कुछ लड़ झगड़ नहीं सकता, अगर ज़्यादा लड़ेगा झड़ेगा तो उसकी फसल बिकनी बंद हो जाएगी।
या प्रॉब्लम आएगी बेचने में। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, फार्मर्स को आज इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसको अपने आसपास की मंडी की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो बेचारा, या उसकी पहुंच नहीं होती पूरी होलसेल मार्केट्स की तरफ, तो वो बेचारे को मजबूरी होती है कि आसपास की मंडी में ही जाके बेचता है, वहाँ पे उसको लो प्राइस मिलता है। ठीक है, अगर उसको पता रहे कि हाँ भी इस मंडी में लो प्राइस है, लेकिन यहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर किसी और शहर में अच्छा रेट मिल रहा है, तो वो वहाँ जाके बेच सकता है। तो इसीलिए अभी आजकल जो ये आप देख भी रहे होगे, फार्म बिल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने निकाले हैं, जिसके लिए बहुत जगह जगह पे रिवोल्ट हो रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, उसमें एक प्रोविज़न दी गई है बिल में। आई डोंट नो वो सही है कि नहीं है, बट उसमें एक प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है कि किसान को अपनी मंडी में जाके बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी इंडिया में कहीं भी जाके बेच सकता है। एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें वो देख सकता है कि हर मंडी में या हर स्टेट में उनकी फसल का क्या रेट है, तो वहाँ जाके बेचना चाहे तो बेच सकता है। अभी ऐसा नहीं होता, अभी फ़िलहाल उसको लोकल मंडी में बेचना पड़ता है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़। मैंने आपको अभी ऊपर स्टोरेज में बता दिया कि इतनी बड़ी खेत के बाद स्टोरेज के लिए गोडाउन चाहिए, गोडाउन भी पक्का जहाँ पे बारिश का पानी ना जाए, ज़्यादा ठंडी ना जाए, ज़्यादा गर्मी ना जाए, तो ऐसी स्टोरेज वाली जगह, एक ऐसा गोडाउन चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, और इतनी बड़ी जगह उनके पास नहीं होती। तो उसके लिए उनकी फसल क्या हो जाती है, अगर वो रुक के बेचना चाहें कि अच्छा रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो फसल तब तक ख़राब हो जाएगी। उसके बाद कई बार क्या होता है, फसल कट के उन्होंने अपने घर के आंगन में रख दी, या किसी ऐसी जगह पे लोड कर दी बैलगाड़ी पे, या कहीं भी लोड कर दी कि अगले दिन जाके बेचेंगे, तो बारिश आ जाए, उनके पास कोई स्टोरेज की जगह नहीं हो, बारिश के पानी से फसल ख़राब हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो स्टोरेज की वजह से आती हैं। इसमें से कोई पॉइंट आपको लगे तो आप मेरे को बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हो कि फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स मार्केटिंग में आती है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिख सकते हो कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतना खर्चा करे और दूर जाके बेचे, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी गाँव में अच्छी नहीं, सड़कें वगैरह की ख़राब होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप खुद बना के लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इट इज़ एन इकोनॉमिक्स थ्योरी पार्ट है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इस टाइम जो है बड़े बड़े आंसर्स की जगह पॉइंट्स याद करो, ताकि MCQs और ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आपको प्रॉपरली एक्यूरेट आंसर आते हो। नाउ अब ये तो होगी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जाए। तो प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है, नंबर 1 है जी रेगुलेटेड मार्केट्स, मंडियाँ जिनको कहते हैं। ये फ़ोटो बनी भी हुई है, दिल्ली में भी 3 जगह या 4 जगह मंडी है, हर गांव में हर क्षेत्र में एक मंडी होती है जहाँ पे दुकानें होती हैं, जहाँ पे फार्मर जाके अपनी फसल बेच सकता है। द फर्स्ट मेजर वाज रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। अब मंडी का फ़ायदा ये होता है कि मंडी में सिर्फ एक दुकानदार नहीं है, लाइन लगा के 15-20-100-200 दुकानदार होंगे। आप वहाँ पे जाके अपनी फसल का रेट ट्राई कर सकते हो कि क्या रेट चल रहा है। अगर एक सही नहीं तो दूसरे से ट्राई करो, तीसरे से ट्राई करो। ये एक गवर्नमेंट ने फ़ायदा दिया था, बट इसका फ़ायदा हो नहीं पाता क्योंकि सबका ऑलमोस्ट सेम रेट ही चलता है, सबकी मिली, सब अपनी मेल जोल से ना एक रेट सेट कर लेते हैं किसान के आने से पहले पहले ही। तो ज़्यादा इसका फ़ायदा गवर्नमेंट ने सोचा था कि बहुत सारे लोग होंगे तो कंपटीशन होगा तो फार्मर को अच्छा रेट मिल जाएगा, बट ये सारे ना मिल जाते हैं, तो इससे दिक्कत हो मतलब कुछ बेनिफिट हुआ नहीं है खास। इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉलिसीज़, द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स। मैंने अभी कहा था रोड बहुत ख़राब है। ट्रेन, अगर रेलवे सही होंगे या रेलवे सस्ते होंगे तो फार्मर अपनी फसल मालगाड़ी में लेके जाके कहीं भी जाके बेच सकता है पूरे इंडिया में। वेयर हाउसेस, स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, गोडाउन्स होने चाहिए जहाँ पे अच्छा कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए। जैसे फ्रीज़र में कहते हैं, जैसे मटर हम देखते हैं, तो मटर जितने किसान मटर की खेती करते हैं वो गर्मियों में उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि सर्दियों में कोल्ड स्टोरेज कर लेते हैं ताकि गर्मियों में आराम से उसको बेच सकें, तो उससे ख़राब नहीं होता। तो ये सब चीज़ें किसान के पास नहीं होती, उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो सब कुछ लगा सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़े बड़े गोडाउन्स, वेयर हाउसेस दे, उनसे कुछ नॉमिनल चार्ज करे कि हाँ भाई हमारे वेयर हाउस में आप अपनी फसल को स्टोर कर लो, कुछ जगह के हिसाब से उनको वो दिया जाता है। तीसरा होता है जी कोऑपरेटिव मार्किंग। द एम ऑफ कोऑपरेटिव मार्किंग इज़ टू रियलाइज फेयर प्राइस फॉर द फार्मर्स। कोऑपरेटिव का मतलब ये कोऑपरेशन, मिलजुल के काम करना। तो ये मिलजुल के कोऑपरेटिव मार्केटिंग होती है। होता क्या है कि मिलजुल के बेचने में फ़ायदा क्या है कि मान लो एक मैं छोटा सा किसान हूँ, मैं जाके बार्गेनिंग कर रहा हूँ कि भैया मेरी फसल को सही रेट दो, सही रेट दो, कोई नहीं मानेगा। लेकिन मैं अगर 10 किसान इकट्ठे मिल जाते हैं, हमारी एक जैसी क्वालिटी की फसल है, 10 किसान इकट्ठे मिलके बोलेंगे भाई हम तो नहीं बेच रहे,
आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो वो जो ट्रेडर्स हैं थोड़े थोड़े से मजबूर हो जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं कि हाँ भैया 10 बंदे इकट्ठे हो गए हैं तो ये मिल के ये तो फसल बेचेंगे नहीं, क्योंकि जब तक किसान फसल नहीं बेचेगा ट्रेडर को, तो ट्रेडर आगे कैसे पैसा कमाएगा। तो जब बहुत सारे किसान इकट्ठे होकर एक सोसाइटी बना लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी है मार्केटिंग सोसाइटी बना लेते हैं, और वो नहीं बेचते, इकट्ठे हो जाते हैं कि हम नहीं बेचेंगे जब तक रेट सही नहीं करोगे, तो ट्रेडर्स को बैकफुट पे होकर सही करना पड़ता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मिल्क कोऑपरेटिव, जो एग्जाम में आता भी है। अगर आपको एग्जाम्पल आए तो फॉर एग्जाम्पल मिल्क सोसाइटी बनी हुई है, मिल्क कोऑपरेटिव फार्मिंग बनी हुई है गुजरात में, जो दूध इकट्ठा करते हैं और सही रेट पे ही बेचते हैं। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। लेकिन कोऑपरेटिव का एक सेटबैक है, इसके जो सेटबैक है मतलब ड्रॉबैक या लिमिटेशन है कि इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर। सोसाइटी तो बना ली लेकिन वही वही लोकल मंडी पे ही जा सकते हैं, दूर तक जाने में मुश्किल होती है। और कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन होना चाहिए, आपसी तालमेल अच्छा होना चाहिए। कई बार आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नई सेटिंग बैठती। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव। अब खाली मार्केटिंग नहीं करनी ना, प्रोसेस भी तो करना है। दूध है, दूध को प्रोसेस करोगे तभी तो आगे बिकेगा। तो आपने मार्केटिंग करने के लिए मंडी तक तो जा सकते हो, लेकिन प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव पे मतलब मार्केटिंग कोऑपरेटिव और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव में तालमेल नहीं होता, इनकी कोऑपरेशन नहीं हो पाती। कोई लड़ाई झगड़ा, किसी बात पे ये सहमत नहीं, किसी बात पे ये सहमत नहीं, तो सेटिंग बैठ नहीं पाती। तो जब तक ये दोनों की सेटिंग नहीं बैठेगी आपस में, तब तक चीज़ें बिकेंगी नहीं आगे। इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अनपढ़ लोग होते ज़्यादातर, ज़्यादा सेटिंग, इनको फाइनेंस संभालना नहीं आता, मैनेजमेंट नहीं आती। ये मिल तो जाते हैं पर बारगेनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब पैसा आता है तो इनमें कैसे बटेगा, क्या होगा, वो ढंग से नहीं मैनेज कर पाते। पैसों का लेन देन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनको ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, तो ज़्यादातर ये कारगर नहीं होता, लड़ाई झगड़ा होकर छोटे छोटे यूनिट्स बंद हो जाते हैं। पर कई जगह पे ये इनमें पढ़े लिखे किसान आ गए हैं या उनके लोग आगे जो मैनेज करना सीख गए हैं, सिखा दिया है, उस जगह पर ये सिस्टम कामयाब भी हुआ है। मतलब ये पूरी तरह से फेल नहीं है, कई जगह पे फेल है और मैक्सिमम जगह पे पास भी हुआ है। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि फार्मर को मार्केटिंग की दिक्कत ना आए। सबसे अच्छी पॉलिसी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी कहते हैं। आजकल न्यूज़ के अंदर भी जो फार्म बिल का अपोज हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें एमएसपी की बात हो रही है। जो लोग सड़कों पर धरना दे के बैठे हैं कि फार्म बिल नहीं आने चाहिए, जो खेती का बिल है, उसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एमएसपी छीन लेगी। कभी किसी ने न्यूज़ देखी हो तो वो सुन रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एमएसपी छीन रही है। गवर्नमेंट कह रही है एमएसपी नहीं छीनेंगे। और एमएसपी अगर आपको याद हो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है 11th में, प्राइस सीलिंग पढ़ा था, और एक और वर्ड था याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, प्राइस सीलिंग और प्राइस क्या था, जो भी था। तो उसमें क्या था कि अगर आपकी फसल मान लो आपकी फसल तैयार हुई है, आप चाहते हो उसको 100 रुपये टन बेचना, लेकिन मार्केट में और मंडी में रेट इसका चल रहा है 80 रुपये टन। आप कहते हो नहीं यार, कम से कम 100 रुपये टन तो मिलना चाहिए, वरना मेरा खर्चा पूरा नहीं होगा, जितना मैंने पैसा लगाया है वो मेरे को कॉस्ट मेरी पूरी नहीं हो पाएगी, मेरे को मैं प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उल्टा मैं घाटे में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे 90 रुपये तो लगे हुए हैं, कम से कम 10 रुपये तो कमाऊँ मैं। 90 रुपये मैंने खर्चा किया है, 100 रुपये तो कम से कम मिले, तो 80 रुपये मिलेंगे तो मैं उल्टा घाटे में हूँ। तो गवर्नमेंट के आगे आती है, गवर्नमेंट एक सपोर्ट प्राइस देती है कि ठीक है हम आपकी फसल 96 रुपीज़ में ख़रीद लेंगे। तो वो बंदा कहा चल ठीक है, मार्केट मेरे 100 मांग रहा था, मेरे को 96 तो मिल गए, 90 रुपये मेरे लग गए, 10 रुपये नहीं कमाऊंगा, 6 रुपये कमा लूँगा। तो गवर्नमेंट महंगे रेट पे आपसे फसल खरीद लेती है। जब कभी मंदा मार्केट में उस फसल की, मान लो गवर्नमेंट ने महंगे रेट पे आपसे प्याज खरीद लिए, जब कभी देश में प्याज की शॉर्टेज होगी तो गवर्नमेंट ये जो आपसे 96 में प्याज खरीदा था, इसको जैसे बाज़ार में मार्केट में रेट महंगा हुआ, 200-250 रुपये किलो प्याज हो गया, तो इसको ये फिर 96 में लेके 60 रुपये या 70 रुपये में बेच देगी आपको। तो आप तो बोलोगे सर गवर्नमेंट 96 में लेके 60 रुपये 70 रुपये क्यों बेचेगी? तो गवर्नमेंट घाटा खा लेती है, गवर्नमेंट हम लोग के बेनिफिट के लिए होती है, तो गवर्नमेंट ये सब चीज़ सब्सिडी कहते हैं इसको। तो आपकी फसल मार्केट में 80 रुपये रेट चल रहा था, गवर्नमेंट ने 96 में ली आपसे, तो मार्केट से ऊपर जाके लेना, किस लिए लेना? ताकि फार्मर को सपोर्ट मिले, इसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये पूरे देश में होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको प्राइस सीलिंग हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक होती है प्राइस सीलिंग और महंगा लेके आगे सस्ता बेचना, जब मार्केट में रेट ज़्यादा है तो कम रेट पे बेचना, और जब मार्केट में रेट ज़्यादा है तो कम रेट पे ख़रीदना, ठीक है ना।
तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को बोला, मार्केट में रेट कम है तो ज़्यादा रेट पे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मार्केट में फसल बेचने का रेट कम है तो ज़्यादा रेट पे खरीदेगी गवर्नमेंट, और जब मार्केट में कंज्यूमर्स को कोई महंगी चीज़ मिल रही है तो कम रेट पे बेचेगी गवर्नमेंट। तो इसे बोला जाता है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। इसमें आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में 11th में पढ़ा था। बफर स्टॉक क्या होता है, गवर्नमेंट आपसे सारा सामान ये 96 पे खरीद के करेगी क्या, स्टॉक कर लेगी, करते रहेगी। जब मार्केट में शॉर्टेज आएगी उस फसल की, तब वो बाहर निकालेगी। शॉर्टेज आएगी मतलब फसल, मान लो बारिश के कारण फसल ख़राब हो गई, फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई जिसके कारण रेट बढ़ गया फसल का कोई भी एग्जांपल आप आइटम ले सकते हो, उस चीज़ का रेट बढ़ गया, तो गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक था, गवर्नमेंट अपना स्टॉक फिर रिलीज़ करती है कि लो भी सस्ते रेट पे लो, लोगों के भले के लिए, ठीक है। और वो स्टॉक आता कहाँ से, यही 80 रुपये की फसल जब आपसे 96 में ली थी गवर्नमेंट ने, यार मार्केट में 80 रुपये का रेट चल रहा है, ठीक है, कौन सा कंज्यूमर 80 रुपये की चीज़ 96 में खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। गवर्नमेंट ने किसान से तो 96 में खरीद ली, गवर्नमेंट उसको 96 में बेचना चाह रही है, लेकिन मार्केट में हम लोग उसको 96 में नहीं खरीद पा रहे क्योंकि ऑलरेडी 80 रुपये का रेट चल रहा है। अगर मार्केट में किसी चीज़ का रेट 80 रुपये तो मैं 96 में क्यों खरीदूंगा। गवर्नमेंट ने तो खरीदा किसान से, गवर्नमेंट 96 में खरीद के किसान से हमें बेचेगी 96 में, लेकिन हम 96 में खरीदने को तैयार नहीं है क्योंकि हमें तो 80 रुपये का रेट मिल रहा है, तो गवर्नमेंट बेच नहीं पाती, इसलिए गवर्नमेंट इस 96 वाली फसल को क्या कर लेती है, स्टॉक कर लेती है। उसे बोला जाता है बफर स्टॉक, कि जब मार्केट में शॉर्टेज होगी तब हम सस्ते रेट पे इसको बेच देंगे। प्राइस फ्लोरिंग, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग कहा जाता है बेसिकली इसको। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप्स कहा जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास या कई जगह देखा होगा, संडे के संडे लोग एक लाइनों दुकान के आगे लाइन लगा खड़े होते हैं राशन कार्ड लेके। इनके पास राशन कार्ड होता है, उनको वीट, राइस, केरोसिन वगैरह वगैरह कुछ कमोडिटीज़ बहुत सस्ते रेट पे या फ्री कॉस्ट पे मिल जाती है। भाई हर संडे 2 किलो चावल, या हर संडे 10 किलो 5 किलो आटा, या चीनी 2 किलो उनको फ्री मिल जाती है, बहुत कम रेट में मिलती है। लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स पे या फेयर प्राइस शॉप भी लिखा भी हुआ है, फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, या इसको राशनिंग भी कहा, राशन शॉप्स भी कहा जाता है। तो जिनके पास राशन कार्ड है और लो इनकम का वो होता है तो वो जाके ले सकता है, कोई भी जाके ले सकता है, लाइन लगानी पड़ती है बस संडे के संडे, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हमको। गवर्नमेंट ने मंडियाँ खोल के दी ताकि रेट में कंपटीशन आ सके, हमको अच्छा रेट मिल सके। गवर्नमेंट ने रोड रेल फैसिलिटी दिए, नहीं मतलब होने चाहिए मेजर्स इंप्रूवमेंट के लिए, ये दिए भी हैं और आगे भी दे रही है। कोऑपरेटिव लोगों के ग्रुप बन के इकट्ठा मार्केटिंग करेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बफर स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फेयर प्राइस शॉप भी, ठीक है, जिसमें से एमएसपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल, इसके अलावा और कौन से चैनल है जहाँ जहाँ आप जाके अपनी फसल को बेच सकते हो। मंडियाँ क्या होती थी, मंडियाँ होती थी कि ट्रेडर्स बैठे हैं, फार्मर यहाँ पे इकट्ठा करके जाएगा और दुकानदार ट्रेडर को बेचेगा, ट्रेडर आगे होलसेलर को, होलसेलर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे कंज्यूमर को। तो देखो, फार्मर ने 10 रुपये की चीज़ ट्रेडर को बेची 15 में, ट्रेडर ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेची 21 में, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे शॉपकीपर को बेची 30 में, और शॉपकीपर ने हमारे को बेची 40 में, ठीक है जी। तो फार्मर से 10 रुपये की चीज़ हमारे घर तक पहुंची 40 रुपये में। फार्मर को पता लगा यार ये 10 रुपये की चीज़ किसी के घर में 40 में पहुंच रही है, अगर मैं ये सबको हटा दूँ, इसको हटाऊँ, इसको हटाऊँ, इसको हटाऊँ, डायरेक्टली कंज्यूमर को 40 रुपये में बेचूँ, या कंज्यूमर को 40 की जगह मैं 35 में बेचूँ, तो कंज्यूमर को फ़ायदा, कंज्यूमर मेरे से लेगा, क्योंकि ये जो दुकानदार है 30 वाला, ये 40 में बेचेगा क्योंकि उसको पड़ता नहीं खाता। मैं 10 की जगह 15 में 5 रुपये कमा रहा था, मैं तो 25 रुपये कमाऊँगा 35 में बेच के। तो फार्मर कहता है कि यार मैं 35 रुपये डायरेक्ट बेच लूँ, लेकिन डायरेक्ट मैं कंज्यूमर के घर पहुँचूँ कैसे, कंज्यूमर मेरे पास आए कैसे, क्योंकि मैं तो मंडी तक जाता हूँ। तो इसीलिए फार्मर्स ने अपनी मंडी खोली डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए, जिसे बोला जाता है फार्मर मार्केट, ठीक है। फार्मर कैन इंक्रीज देयर इनकम इफ़ दे डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के डायरेक्टली पहुंच के बेचना, उसे फार्मर मार्केट बोला जाता है। इससे क्या मिलती है, प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट एक्सेस टू कंज्यूमर एंड एलिमिनेटिंग मिडलमैन, मिडलमैन मतलब होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सारे हट जाएंगे बीच में से, फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सकता है,
ठीक है। तो इसमें हमारे कई फार्मर्स ने मिलकर फ़ोटो बनी हुई है, छोटी छोटी मंडियाँ बना रखी, छोटे छोटे मंडियाँ कह लो या बाज़ार बना रखे हैं जहाँ पे फार्मर्स अपनी फसल डायरेक्टली आके बेचता है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन रेट अच्छा मिल जाता है। अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हदसपुर मंडी, ये वगैरह वगैरह एग्जाम्पल है। एक ये चीज़ मार्क कर लेना, ये रह गई थी कि क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर हैंडेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव कंस्टिट्यूट ओनली 10%, कि गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव ने सिर्फ 10% चीज़ों को हैंडल किया है, बाकी का प्राइवेट सेक्टर हैंडल करता है। किसको? फार्मर की मार्केटिंग को। आगे अलायंस, अलायंस मतलब कोलैबोरेशन, ग्रुप बनाना, ठीक है। अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज़, क्या करते हैं कई फार्मर्स मिलके एक बड़ी अलायंस या कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, बाहर की कंपनीज़ हैं या नेशनल कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, इन्होंने फार्मर्स से ना, बहुत सारे फार्मर्स से मिलके या किसी एरिया के मान लो एक एरिया है पंजाब का, एक बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ा शहर है, या 3-4 शहर से मिलके कोलैबोरेशन कर लिया, अलायंस बना ली कि तुम जितनी भी तुम्हारी फसल बनेगी ना तुम्हारे इलाके में, वो सारी हमें बेचोगे, ठीक है। इससे क्या होगा? फार्मर को फ़ायदा, यार हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी फसल बंदा घर पे आके लेके जाएगा और हमको अच्छे रेट देगा। तो आपने जगह जगह आज देखे रिलायंस फ्रेश खुला हुआ है, बिग बाज़ार, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, और जगह जगह आप सुपर मार्केट्स देखते हो, मॉल्स में भी आप देखते हो कि जगह जगह आपको सब्जियां और फ्रूट मिल जाते हैं। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो उनकी डायरेक्ट और वो सस्ते देते हैं, वो जगह वो रात को सेल भी लगाते हैं, मतलब वो दुकान से, मंडियों से सस्ते रेट पे कैसे दे पा रहे हैं? वो इतने बड़े मॉल में इतनी सब्जी सस्ती कैसे मिल जाती है? इसीलिए मिल जाती है क्योंकि उनकी डायरेक्ट कोलैबोरेशन है किसका? किसान के साथ। बीच में जो मिडल मैन है, ट्रेडर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, शॉपकीपर, सब हटा दिए, वो डायरेक्ट किसान से लाके आपको बेच रहा है। डायरेक्ट किसान से लाके आपको बेचेगा तो बहुत सस्ते रेट पे दे देगा आपको, और किसान को भी अच्छा रेट मिल जाएगा, और ये लोग अपना पैसा कमा, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बहुत पैसा लगाते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कितने सारे इनके वर्कर्स काम कर रहे हैं, रिलायंस फ्रेश है, मोर है, वगैरह वगैरह है, बहुत सारे मल्टीनेशनल शॉप्स खुली हुई हैं, और एक जगह पे बहुत एक शहर में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, और एक शॉप में बहुत सारे वर्कर, पढ़े लिखे वर्कर काम कर रहे हैं, प्रॉपर एसी के अंदर आप जाओगे, शॉपिंग करके आओगे। तो कैसे हो रहा है ये? हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट चल रही हैं, ये डायरेक्टली सस्ते रेट पे लाके हमको महंगे रेट पे या अच्छे रेट पे बेचते हैं। हमें इसलिए फ़ायदा है कि हमें एक ही स्टोर के अंदर सब कुछ मिल जाता है, फ्रेश सब्जी मिल जाती है। दे एनकरेज द फार्मर टू कल्टिवेट फार्म प्रोडक्ट्स ऑफ द डिज़ायर्ड क्वालिटी, तो जिस क्वालिटी की मांगते हैं उस क्वालिटी के वो देते हैं, उस क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स, पैसा वगैरह सब ये कंपनीज इनको प्रोवाइड करती है, इनको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उनको खाली सीड नहीं देते, सीड भी देते हैं, इनपुट्स मतलब फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वगैरह भी देते हैं, हार्वेस्टिंग के ट्रैक्टर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं किराए पे कि आप लोग अच्छी फसल बना के, अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बना के हमको बेचो। तो ये इनको पैसों के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि फार्मर का प्राइस रिस्क बच जाता है कि फार्मर्स को पता है कि मेरी फसल अच्छे सीड से, अच्छे इनपुट से अच्छी बनेगी तो आराम से मेरी फसल बिक जाएगी, रिस्क खत्म हो गया फार्मर को कि मेरी फसल का रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फसल तैयार होते ही मल्टीनेशनल कंपनी उसकी फसल खरीद लेती है। तो ये आज इंडिया में बहुत अच्छी तरह शुरू हो गया। अब आता है जी नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगली बार करेंगे, दैट इज़ नोन डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई, एनलार्ज करना, एरिया को वेरिएबल वैरायटी से बढ़ाना कैसे कर सकते हैं, ये अगली बार पढ़ेंगे। और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, ये 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक आपकी बुक में कट गया है, इसको आप लोग काट सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिलीटेड है इस साल। फिर लास्ट में एवोल्यूशन, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको ये चैप्टर फिनिश करा के 5 से 6 दिन या हफ्ते का टाइम दूंगा, आपको चैप्टर नंबर 5 और इसी चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट का। क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो शुरू करते ही बोल दिया था कि जब तक मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ घर पे पिछला चैप्टर जो ये वाला 5th चैप्टर है आपका ह्यूमन रिसोर्स वाला, इसको लर्न करना शुरू कर दो। क्योंकि मैं ये चैप्टर ख़त्म होते ही 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आपका टेस्ट लूँगा। तो अगर आज वेंसडे है, फ्राइडे को ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो आप लोग नोट कर लो, अगले फ्राइडे आपका इन दोनों चैप्टर का टेस्ट है। फिर मेरे को मत बोला कि सर आपने टाइम नहीं दिया, क्योंकि इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया था कि ये चैप्टर करते करते साइड बाय साइड लर्न करना शुरू कर दो। और इस बार पेपर MCQ नहीं आएगा, गूगल फॉर्म पे नहीं आएगा, प्रॉपर रिटन आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, जैसे बोर्ड का होता है। केस स्टडीज़ भी होंगी उसमें। अब जितने भी आपके टेस्ट बनेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न बनेंगे। तो अपनी तैयारी, ऑन द पॉइंट आंसर, रट्टाफिकेशन जो करना है करो,
तैयारी करो, कंसेप्ट्स को ठीक करो, और अगले फ्राइडे तक जो भी आपको डाउट्स हैं वो मेरे को प्लीज़ बताओ। जो बच्चा टेस्ट मिस करेगा उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको वीडियोस नहीं आ जाएंगी। एक भी टेस्ट मिस करा, अगर टेस्ट मिस करना है तो यू नीड माई, अगर कोई बहुत ही मजबूरी ऐसी चीज़ है जो आप टेस्ट नहीं दे सकते या कोई ऐसी बात है, आपको मेरे से पहले बतानी पड़ेगी, वो भी एक दिन पहले। एंड टाइम पे आप नहीं बताएंगे और अपने पेरेंट्स से आप मेरे को बुलवाएंगे कि भाई हम ये वाला टेस्ट नहीं दे सकते, कि ऐसी ऐसी बात है, तो ही मैं डिसाइड करूँगा कि आपने देना है या नहीं देना है। ठीक है। और जो बिना बताए या बिना पेरेंट्स से बताए एक भी टेस्ट, इको का, मैथ्स का, बीएसटी का, अकाउंट्स का, कोई भी टेस्ट मिस करता है, इवन अ सिंगल टेस्ट, उसको उसी दिन ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर बाकी की पढ़ाई आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा।